नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय हमारे बहुत सारे किसान भाई कुछ गलतियां करते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा उत्पादन कम निकलता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी बात को लेकर है। गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा जो वीडियो है वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहे हमारे साथ आखिर तक। जी हाँ दोस्तों, हमारे कुछ किसान भाई बालियां निकलते समय या बालियां निकल जाने के बाद कुछ गलतियां करते हैं और कुछ किसान तो उन गलतियों को रेगुलर हर साल दोहराते हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई एक आध गलती आप भी करते हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इन्हीं चीज़ों को लेकर है। एक एक चीज जो सावधानी है, एक एक जो गलती है, उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चाहे आप वीडियो को लाइक मत करना, कमेंट मत करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है अभी नहीं, आगे भविष्य में कभी भी या कोई दूसरा व्यक्ति गलती कर रहा हो तो आप उसके काम आ सकते हो। छोटी सी गलती हमारा उत्पादन गिरा सकती है दोस्तों, और बहुत सारे किसान ये गलतियां करते हैं और कहीं ना कहीं पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी कहो कि हाँ यार, ये बहुत सारे किसान भाई इन गलतियों को करते हैं। तो दोस्तों, अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक गलती पर चर्चा करते हैं, एक एक सावधानी पर चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली सावधानी है, गेहूं की फसल जब फूलों की अवस्था पर हो उस समय हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना है। हमारे बहुत सारे किसान भाई बालियां निकलते समय, जब बालियां निकलने लगे, जब गेहूं की फसल ये इस प्रकार से फूलों की अवस्था पर हो, उस समय क्या करते हैं, देखते हैं बहुत सारे किसान भाई कि हमारी गेहूं की फसल कमज़ोर हैं, हमारी बालियां छोटी आ रही हैं। कुछ इधर उधर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, आधे अधूरे वीडियो देखते हैं। उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि लेते हैं यूरिया और खेत में यूरिया फेंक कर सिंचाई कर देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, हमने सोचा था कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो अच्छी हो जाएगी, हमारी बालियां लंबी बनेगी, हमारी बालियों में जो दाना भरा हुआ है वो अच्छा होगा, बालियां मोटी होगी। लेकिन यहाँ काम उल्टा होगा दोस्तों। इस समय गेहूं की जो फसल है वो परागण की प्रक्रिया को छोड़कर वो ग्रोथ पर चली जाएगी और इसके अंदर परागण होना बंद हो जाएगा और फसल फिर से ग्रोथ पर आएगी। जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारा जो गेहूं का डंठल है वो पतला हो जाएगा और जब हवाएं चलेगी तो वो गिर भी सकता है। उसके अलावा उसकी जो परागण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जब गेहूं की फसल फूल की अवस्था पर रहे उस समय हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना है। हाँ, अपन चाहें तो जब ये फूल से उतर जाए, बीज भराव का कार्य स्टार्ट हो जाए, उस समय अगर चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये फूल की अवस्था पर रहे उस समय तक हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना है और हो सके तो किसी भी रूप में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करना है। चाहे वो NPK 19-19 हो, NPK 18-18 हो या फिर अन्य माध्यम से जिसमें कि जैसे नैनो यूरिया हो गया। तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो हमें फूलों की अवस्था पर नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो हमारी फसल ग्रोथ पर चली जाएगी और इसका जो परागण है वो काफ़ी कम हो पाएगा दोस्तों। इसकी प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो जाएगी जिसका कि हमें नुकसान उठाने को मिलेगा। तो ये गलती हमें भूलकर भी नहीं करना है दोस्तों। दूसरी मुख्य सावधानी है दोस्तों कि जब गेहूं की फसल फूलों की अवस्था पर रहे उस समय हमें सिंचाई नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, जब फूलों की अवस्था पर हम सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर हमारी फसल की परागण की जो क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी गेहूं की फसल गोबट अवस्था पर रहे उस समय हम सिंचाई कर दें, या फिर जैसे ये फूल से उतरे उसके बाद सिंचाई कर दें दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये जो प्रक्रिया होती है यह
मुश्किल से 15 दिन के आसपास की प्रक्रिया होती है, जबकि हमारा गेहूँ जो होता है वो फूलों की अवस्था पर होता है। तो इस प्रक्रिया में आप सिंचाई से बचें, या तो गोबट अवस्था में सिंचाई कर दें, या फिर जब ये फूल से उतर जाए उसके बाद सिंचाई करें। और हमारे बहुत सारे किसान भाई तो नोजल से सिंचाई करते हैं। तो दोस्तों, इस अवस्था में नोजल से सिंचाई करने से तो और ज़्यादा भारी नुकसान होगा, क्योंकि इनके अंदर जब वो पानी टकराएगा तो काफ़ी हद तक है कि इनकी जो परागण क्षमता है उस पर असर पड़ेगा दोस्तों। तो हमें गेहूं की फसल में जब फूल की अवस्था पर रहे उस समय हमें सिंचाई नहीं करना है। थोड़ा आगे पीछे थोड़ा सा सिंचाई का आप यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए इस अवस्था में अगर हम सिंचाई करते हैं और अगर हमारी जो गेहूं की फसल की जो परागण क्षमता है या परागण की जो प्रक्रिया है अगर वो धीमी हो गई तो हमें नुकसान तो होगा। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा आगे सिंचाई कर लें, या फिर थोड़ा सा ये फूल की अवस्था से उतरने के बाद सिंचाई कर लें। क्योंकि दोस्तों, बीज भराव के समय तो हमें पानी चाहिएगा ही चाहिएगा, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये होती है कि जैसे अगर बीज भराव पर अगर हमारे किसान भाई सिंचाई करते हैं तो गेहूँ आड़े पड़ जाते हैं। तो समस्या यही होती है। तो गोबट अवस्था पे सिंचाई करें, और जैसे ही इसमें हल्का सा जीव पड़ने लगे, दाना पड़ने लगे, उस समय सिंचाई कर दें आप। पर थोड़ा सा जैसे ही बालियाँ बाहर निकली है और ये फूलों पर हैं, मचक फूलों पर हैं, और उस समय थोड़ा सा आप सिंचाई ना करें, थोड़ा सा बचें। तो दोस्तों, तीसरी मुख्य सावधानी है कि जब गेहूं की फसल फूलों की अवस्था पर हो उस समय हमें जो हैवी कीटनाशक है उनका उपयोग नहीं करना है, और उसके अलावा ऐसे फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना है जो कि फूलों के ऊपर इफेक्ट करे, फूलों को नुकसान पहुंचाएं। ऐसे बहुत सारे फंगीसाइड है जो फूलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और बहुत सारे फंगीसाइड ऐसे हैं जो कि फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कीटनाशक हैं जो कि फूलों पर काफ़ी असर करते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ऐसे हैवी कीटनाशकों का भी उपयोग नहीं करना है दोस्तों। तो इस अवस्था में अगर हम किसी प्रकार का अगर स्प्रे लेने वाले हैं तो वहाँ पर काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी विचार कर कर उसी अनुरूप आप कीटनाशक और फंगीसाइड का उपयोग करें। और अगर संभव हो सके दोस्तों तो इस फूलों की अवस्था पर किसी भी प्रकार के स्प्रे ना लें, और अगर स्प्रे ले ही रहें तो ऐसे फंगीसाइड का और ऐसे कीटनाशक का उपयोग करें जो कि फूलों पर असर ना करे। चौथी सावधानी दोस्तों, क्या इस अवस्था में फूलों की अवस्था पर हम बोरान और एनपीके 52-34 का उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों, मेरा मानना है कि इस अवस्था पर हम एनपीके 52-34 और बोरान का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इनका उपयोग करने से पहले थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी दोस्तों, और वो सावधानी है इनके डोज की। यहाँ पर एनपीके 52-34 और अगर बोरान का अगर हम स्प्रे करने जा रहे हैं, नहीं करना चाहिए दोस्तों फूलों की अवस्था पर, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर स्प्रे करने जा रहे हैं एनपीके 52-34 और बोरान का, तो यहाँ पर हमें एनपीके 52-34 का डोज रखना है 200 ग्राम से 250 ग्राम पर बीघा के हिसाब से। मतलब कि 1 किलो का उपयोग हमें 5 बीघे में करना है, यानी कि 2.5 एकड़ में हमें 1 किलो एनपीके 52-34 का उपयोग करना है, ताकि उसका जो असर है, उसका जो फर्क फूलों के ऊपर ना पड़े। क्योंकि एनपीके 52-34 और बोरान ये दोनों ऐसे तत्व हैं दोस्तों जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस अवस्था में, फूलों की अवस्था में, फसल को फास्फोरस और इसके अलावा पोटाश, ये दोनों तत्व चाहिए होते हैं। तो वो जो दोनों तत्व है वो एनपीके 52-34 में है, तो एनपीके 52-34 हम इस अवस्था पर दे सकते हैं, बशर्ते हैं कि उसका हेवी डोज ना देकर हमें उसका हल्का डोज देना है, अगर देना चाहें तो। और अगर हमने गोबट अवस्था में स्प्रे कर दिया है तो इस अवस्था में हमें स्प्रे लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अगर संभव हो सके तो आप इसे फूल से उतर जाने दें, उसके बाद स्प्रे करें, क्योंकि बीज भराव के लिए एनपीके 52-34 में जो फास्फोरस और पोटाश है वो दोनों तत्व सहायक होंगे। तो वो दोनों तत्व हम अगर ये फूल से उतर जाए उसके बाद देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका जो स्प्रे होता है वो गोबट अवस्था में इसीलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि कि फूलों के ऊपर किसी प्रकार का फर्क ना पड़े। लेकिन
जिन किसान भाइयों ने गोबट अवस्था पर स्प्रे नहीं किया है और जिनकी फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो स्प्रे करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो स्प्रे ले सकते हैं, बशर्ते उसका जो डोज़ है थोड़ा सा हल्का रखें। और रही बात बोरान के डोज़ की, तो जो बोरान का जो डोज़ है दोस्तों, वो 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से है। और अगर लगभग औसतन अगर हम बात करें तो बीघा का 50 ग्राम के आसपास उसका आएगा। एकड़ का 100 ग्राम है तो वहाँ पर 20 ग्राम और आप कम कर दीजिए, बीघा का 40 ग्राम कर लीजिए और एकड़ का 80 ग्राम कर लीजिए। तो इस डोज में वो आपके फूलों पर असर नहीं करेंगे, फूलों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और फसल के जो पत्ते हैं वो भी कहीं नहीं झुलसेंगे। तो हमारी फसल को इससे कोई ज़्यादा विशेष नुकसान नहीं होगा। और यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि इस अवस्था पर बोरान के स्प्रे से मना करते हैं। दोस्तों, जो बोरान का कार्य है वो परागण में भी मदद करवाता है, तो यहाँ बोरान नुकसान नहीं करता है, नुकसान करता है उसका हेवी डोज। तो दोस्तों, अगर संभव हो सके तो आप गोबट अवस्था पर ही स्प्रे करें, बालियाँ निकलने के बाद किसी प्रकार का कोई स्प्रे ना करें। और अगर अनिवार्य हो रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ कर विचार कर कर कौन सी चीज़ नुकसान कर रही है, कौन सी चीज़ नुकसान नहीं करेगी, और विचार कर कर उसके बाद ही आप स्प्रे करें। नहीं तो हमें फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि ये जो फूलों की अवस्था होती है दोस्तों, बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। अगली सावधानी है दोस्तों कि क्या हम गेहूँ की फसल में फूलों की अवस्था पर जब बालियाँ निकल चुकी हैं, जब गेहूं की फसल फूलों की अवस्था पर है, उस समय क्या हम पीजीआर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अवस्था पर भूलकर भी पीजीआर का उपयोग ना करें। अगर इस अवस्था पर अगर आप पीजीआर का उपयोग करते हैं तो आपके फसल में परागण के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा दोस्तों, और आपको काफ़ी इसका नुकसान उठाने को मिलेगा। अगर आपको पीजीआर का अगर उपयोग करना है तो या तो फूलों की अवस्था से पहले, जब बाली निकले उससे पहले, या फिर ये फूल से उतर जाए उसके बाद। और दोस्तों, अगर ये फूल बालियों पर आ गई है उसके बाद अगर आप पीजीआर का उपयोग करते हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर पीजीआर का उपयोग करना बहुत ही गलत होगा दोस्तों, उसका असर सीधा सीधा आपके परागण पर पड़ेगा। जिस प्रकार से हम दूसरी फसलों पर फूलों की अवस्था पर स्प्रे करते हैं और उससे होता क्या है कि फूल ड्रॉप हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर हो सकता है कभी कभी कि आप अगर पीजीआर का उपयोग करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फसल के अंदर जो परागण की जो क्रिया है वो बंद हो जाए और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने को मिले। तो ऐसी अवस्था में आप पीजीआर का उपयोग ना करें, या तो पहले कर लें या बाद में करें। और बाद में करने का भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो यहाँ बालियाँ आ गई है तो अब आप यहाँ पर पीजीआर का उपयोग ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चाहे आप वीडियो को लाइक मत करना, कमेंट मत करना, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं और इसका जो खामियाजा है वो हमें आखिर में जाकर उठाने को मिलता है, देखने को मिलता है, जबकि हमारा उत्पादन कम आता है और उस समय हमें फिर से पता नहीं चल पाता है कि हमने गलतियाँ क्या की दोस्तों। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।